हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का एक बार फिर से कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और गणित की इस दुनिया में आइए आज हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। तो ये उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई खूब धुआंधार कर रहे होंगे, है ना भाई। और नहीं कर रहे हैं तो करते रहिए, वरना इतिहास बन जाएंगे भैया। तो इस नाते आप लोग अपने काम को कंटिन्यू करते रहिए। और हम लोग अपने क्लास के अंतर्गत बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर पढ़ रहे हैं आजकल, वो है एरिया एंड पेरीमीटर। यानी हम लोग कर रहे हैं क्षेत्रफल तथा परिमाप, जिसमें हमने आपको 13 क्लासेस यानी 13 कक्षाएं दे दिया है और वो सारी क्लासेस आप तक पहुंची, आपने देखा और समझा है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। उससे पहले फिर से वही बात कि आप सारे लोग क्या करिए कि भाई ठीक, अगर कोई भी हमारा स्टूडेंट इस पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और आप सारे लोग वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिए, साथ ही साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और ये सारे काम आप लोग करते हैं, आपका सहयोग बना रहता है। तो ठीक है भाई, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और मज़ा आने वाला है। चलिए आज आपकी परीक्षाओं से कई सारे अच्छे क्वेश्चन लेता हूँ। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन आप लोग लिखना शुरू करिए, कॉपी और पेन फटाफट निकाल लीजिए। निकाल लिया भाई सबने, बहुत अच्छी बात। तो आप आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। ये आपका जो क्वेश्चन लिखा है उस चाप, तो यहाँ पे प्रश्न है उस चाप। चाप का मतलब होता है आर्क, ARC। उस चाप की लंबाई क्या होगी, प्रश्न अच्छा है। तो उस चाप की लंबाई क्या होगी जिसका केंद्रीय कोण, क्या बात है, आगे लिखा गया जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है और वृत्त की त्रिज्या, आगे लिखते जाना, और वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस, वृत्त की त्रिज्या 21 यानी 21 सेंटीमीटर है। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न तो छोटा है बट बहुत ही काम का इम्पॉर्टेंट है। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा वो आप हमारे साथ देखिए। पहले इस क्वेश्चन को आपको ज़रा याद रखना एक बात यहाँ पे कि ये बात कर रहे हैं कि एक चाप या आर्क की हमें लंबाई या लेंथ फाइंड करना है, जिसका हमें केंद्रीय कोण पता है कि वो 30 डिग्री का होगा और साथ ही साथ उसकी रेडियस हमें 21 सेंटीमीटर दी गई। अब जरा चलिए एक सर्कल को यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात सर्कल की करता हूँ भाई, तो ये हमने आपके लिए सर्किल बना दिया, ये उसका सेंटर हो गया यानी O हो गया। और यहाँ से ये सेक्टर हमने ले लिया, इस सेक्टर के अंतर्गत A हो गया, ये हमारे लिए B हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ से गौर कीजिएगा तो ये हमारे लिए हो जाएगा थीटा रेडियन। ये जो आपका आर्क है यानी चाप है, अगर मैं इसको चलो ये यहाँ लिख ही देता हूँ, क्या जा रहा है, चाप यानी आर्क, ARC आर्क, ये उसकी रेडियस होगी, रेडियस इक्वल हो जाएगी। तो आप जरा गौर कीजिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली आपको ये वाला जो सेक्शन है ये फाइंड करना है। अब देखिए ये पता है आपको, तो ये इन्होंने त्रिज्या को बता दिया कि भाई 21 सेंटीमीटर है, तो हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ एंगल देखो, ये रेडियन में, रेडियन समझते हो ना सब लोग, ये रेडियन में है। रेडियन में आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री में खास तौर पर। यहाँ 60 में जानकारी दे दूं कि जो ये 2 पाई रेडियन होता है डियर स्टूडेंट से 360 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए जब भी पाई रेडियन की बात आती है तो वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री के। और जब 1 रेडियन की बात आ जाती है तो 180 और बटे ये पाई डिग्री के हो जाता है। तो हमारी जहाँ जैसी आवश्यकता होगी हम उसका यूज़ कर लेंगे। ये हमने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा तो ये जो वैल्यू हमें दी गई है एक्चुअली वो 30 डिग्री दी गई है। तो तय हो गया कि आपका जो डिग्री है इसको हमारा फार्मूला क्या होगा, रेडियन में होगा, उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब मैं इसका प्यारा सा कॉन्सेप्ट आप सबके लिए लिख देता हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पाओगे तो इनको सॉल्व करने का रूल क्या है। एक्चुअली ये जो आप देख पा रहे होंगे इसका केंद्रीय कोण है, ये लिखा जाता है थीटा रेडियन बराबर AB अपान R। आप लोग इसे ना भूलिएगा, हमेशा काम आएगा ये।
तो आपने देखा कि अब आप आराम से आंसर पा जाओगे। कैसे पा जाओगे? इस थीटा रेडियन के बारे में बताओ। तो ये कहता है 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 डिग्री होगा तो हमें तो रेडियन में चाहिए, तो हम यहाँ पे पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर। देखो ए बी तो हमें फाइंड करना है, तो ए बी बटे आर हमारे पास कितना दिया गया? 21 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं फ्रेंड्स आपको? यहाँ बड़े आराम से इसको 3 छक 18 कर दो, थोड़ा और छोटा कर दो, तो ये देखो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। बोलो एग्री करते हो? अब थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई किया जाएगा तो मज़े से आ जाएगा आपको। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू, ये देखो पाई बचा है फ्रेंड्स और ये 7 बचा है। अब यहाँ पाई का मतलब 22/7 इंटू 7 कर दो। एग्री हो भाई? अब हमारे लिए पाई सामान्य तरीके से व्यवहार करेगा। 7 से 7 को कैंसिल कर दो, 2 से 22 को तो 11 आ जाएगा। सो आपका जो ए बी होगा ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी जो इन्होंने पूछा था चाप की लंबाई वो ये वाली निकल के आ गई। कितनी आ गई? 11 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। क्या आपको समझ में आया आराम से? ये फालतू का तामझाम से कोई मतलब नहीं। आपका क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ ये तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई, इसका कोई रोल नहीं था। ये सिर्फ डायग्राम एक बात बताई, इनमें काम का सिर्फ ये एक फार्मूला था, बाकी तो डेटा रख दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए लग गया हो तो फटाफट आप सारे लोग उतार लो और जो सरोत्साह के साथ मेरे सूरवीर जरा अगले सवाल पर आ जाओ। और अगला क्वेश्चन तैयार हैं सारे लोग लिखने के लिए? तो ठीक है भाई, लिखते रहिए और ज़रा आप लोग लाइक और कमेंट की संख्या को बढ़ाइए। ये बार बार मुझे न कहना हो, बस मुझसे ये पता चलता रहेगा कि आप लोग हाँ ईमानदारी से काम करते जा रहे हो। ठीक है भाई, चलिए ये बहुत आवश्यक है। अब मैं आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार सवाल है। लिखा है कि एक त्रिभुज में, चलिए भाई यहाँ पे बात कर लेता हूँ त्रिभुज की। तो एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत, तो एक त्रिभुज में उस कोण यानी एंगल के विपरीत पक्ष की लंबाई, विपरीत पक्ष की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है। 6√3 सेंटीमीटर है, जिसका माप 60 डिग्री है। अच्छी बात है भाई, तो यहाँ लिख दिया हमने जिसका माप यानी मेजरमेंट, जिसका माप 60 डिग्री है, जिसका माप 60 डिग्री है। आगे लिखते रहना उस कोण के विपरीत, तो उस कोण के विपरीत भुजा की लंबाई क्या होगी? विपरीत भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका माप 90 डिग्री है, जिसका माप 90 डिग्री है। ठीक है भाई, है ना बढ़िया से सवाल? तो देखिए मज़ेदार सवाल है। अब इसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को बस एक बार आप समझिए, अभी देखना 3 से 4 सेकंड में आपके पास करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आपको कोई भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूं तो ज़रा ये देखिए, आपने सवाल तो देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। कैसे समझा? मेरे साथ देखो। कम से कम एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो इसमें कोई शक की बात नहीं रह जाती कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी समकोण त्रिभुज होगा। क्यों भाई बोलो? तो अगर वो समकोण त्रिभुज होगा तो फिर टेंशन किस बात की, फटाफट डायग्राम लो, फिर जो होगा वो देख लिया जाएगा। ये मैंने आप सभी के लिए समकोण त्रिभुज ले लिया भाई। चलिए पहले इनकी बात तो सुनो। कहती क्या है ये कि एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत पक्ष की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, जिसकी माप 60 डिग्री है। अगर डियर स्टूडेंट्स मैं ये माप 60 डिग्री की बता दूं
तो इसके सामने की भुजा इसकी अपोजिट होगी, विपरीत होगी। इसका तात्पर्य ये है कि ये वाली लंबाई हो जाएगी 6√3 सेंटीमीटर। बोलो एग्री करते हो आप लोग? फिर क्या कहते हो? उस कोण के विपरीत भुजा की लंबाई क्या होगी जिसके एक माप 90 डिग्री। बहुत अच्छे होशियार चंद, 90 डिग्री। और बार बार सिखाया हूँ कि 90 डिग्री के सामने की भुजा ही कर्ण होगी, अर्थात इसके अपोजिट होगी, यानी ये हमें फाइंड करना है। क्लियर हो गया? अब आप हमें एक बात बताइए कि अगर आपको विपरीत भुजा पानी तो दो टेंशन थी। एक तो हम पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करते तो कम से कम दो भुजा पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। हमारे इस क्वेश्चन में दो एंगल और एक साइड हमें पता, तीसरा एंगल भी हम तो जान ही रहे हैं, उसमें टेंशन नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा, तो कोई बात ही नहीं है। डियर स्टूडेंट, मैं बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा जब हम आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, इतना बेसिक तो आपने पढ़ा होगा कि साइन, कास, टैन या लाल बटे कक्का वगैरह आपने पढ़ा हुआ होगा, बस उसका थोड़ा सा बेसिक मैं यूज़ करता हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको। आप सबको एक बात पता होगी कि देखो ये आपके पास जो 60 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, और किसी भी भुजा के सामने यानी किसी भी एंगल के सामने की भुजा उसका लंब होती है। तो ऐसी स्थिति में ये 90 डिग्री के सामने थे परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने थे हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा। ये एंगल पता है, तो मैं कहना चाहता हूँ डायरेक्ट आंसर लो। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में हम यहाँ यूज़ करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना हो जाएगा? 6√3 हो जाएगा। कर्ण चलो ऐसे ही रहने दो, क्या जाता अपना, चाहे क्वेश्चन मार्क लगा दो। साइन 60 डिग्री का मान आता है तो ठीक, वरना अभी लगा लो। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 के और बराबर 6√3/AC। लो भैया, किसी तरह का झंझट नहीं है, और देखो आराम से आपके CHSL का एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया, और 2 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे, बोलो यस। तो इसलिए AC = 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, और ये करेक्ट आंसर है। क्या इरादा है, समझ में आया? क्या क्लियर हुआ कि यानी अगर 60 डिग्री वाले एंगल के सामने की जो भुजा है, या कह लो विपरीत भुजा 6√3 है, तो 90 डिग्री की विपरीत जो भुजा होगी उसकी लंबाई कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी, और ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है आपको? समझ में आ गया? मैं आगे चलूँ? ठीक है, बहुत अच्छे। तो भाई ठीक है, आगे चलेंगे तो अगले क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, बस थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप ध्यान में रखिएगा, तो आपके पास हर आंसर आता आएगा, और साथ ही साथ मज़ा भी बहुत आती है। बस प्रैक्टिस आप करो, इस पर खूब सवाल धुआंधार इधर भी हम लोगों ने कर लिया, और साथ ही साथ प्रैक्टिस के तो बाद में हम लोग लाइन लगा देंगे, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं आपको। चलिए फिलहाल अगले क्वेश्चन को पहले हम लोग लिखते हैं भाई। अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ अपनी क्लास का, तो उसमें ये लिखा है कि एक त्रिभुज में, चलो अच्छा प्रश्न, तो यहाँ हो गया एक त्रिभुज में समकोण के विपरीत भुजा, राइट एंगल फिर 90 डिग्री आ गया, तो एक त्रिभुज में समकोण के विपरीत भुजा, समकोण के विपरीत भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। उस कोण के विपरीत, तो उस कोण के विपरीत भुजा की लंबाई क्या होगी? विपरीत भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका माप 30 डिग्री है? ठीक है, जिसका माप 30 डिग्री है। ये क्वेश्चन आ गया। आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका पिछले ही पैटर्न पर बेस्ड है, ये है ना भाई। तो आपको फिर इसे समझ लेना है, तुरंत ही समझना, 1 सेकंड की देरी किए बगैर।
अब यहाँ एक समकोण की बात आ गई तो 90 डिग्री हो गया, उसमें टेंशन नहीं लेना है। 90 डिग्री के सामने यानी हाइपोटेनस की लंबाई 6 सेंटीमीटर हमें पता हो गया। हमें बताना क्या, उस कोण की विपरीत भुजा हमें फाइंड करनी है जिसके एक एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है। तो भाई क्या करें, 1 सेकंड में हम लोग अपना डायग्राम ड्रॉ करते हैं और आंसर फटाफट अपने पास आ जाएगा। ऐसी स्थिति में आप लोग देखो, ये हमने 90 डिग्री यहाँ पे मान लीजिए दिखा दिया। तो अब आपको समझते देर नहीं लगेगा कि एक त्रिभुज में समकोण के विपरीत भुजा, तो समकोण ये है, इसकी विपरीत भुजा ये होगी, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हमें दे दी गई है। ठीक है भाई। फिर कहते हैं कि उसके विपरीत भुजा की लंबाई क्या होगी, किसके, जिस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है। तो अगर हमने ये 30 डिग्री रखा तो इसके अपोजिट में ये होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमसे ए बी पूछा गया। यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, फिर से क्या करो, देखो ना, एक भुजा आपको पता है और आपका ये एंगल 90 डिग्री के अलावा ये पता है, तो निश्चित तौर पे साइन थीटा बराबर, आपने बार बार पढ़ा कि जब भी साइन थीटा की बात आती है तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। तो ऐसे सवाल में यानी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम साइन या कास का प्रयोग कर लेंगे। बाकी आगे मैं पढ़ाऊंगा साइन थीटा, कॉस थीटा, आपके पास टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सारी बातें होंगी, अच्छे से होंगी। बड़े बड़े सवाल, सरल सरल जवाब आएंगे। फिलहाल यहाँ तो सवाल लगा लूँ पहले। अब अगर मैं इस रूल का प्रयोग करूँ तो ये साइन की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, साइन थीटा लंब, लंब मुझे फाइंड करना है। सो क्वेश्चन मार्क, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कर्ण हमें कितना पता है, 6 पता है। डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात जानते होंगे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, 1/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 6। यहाँ तक एग्री हो तो यहाँ से लपक के उड़ा दो, बोलो 2 3 6, तो क्वेश्चन मार्क बटे 3 बराबर 1 होगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बता दो क्वेश्चन मार्क बराबर 3 सेंटीमीटर, और ये क्या है, आपका आंसर है। क्या इरादा है, समझ में आ गया। ये तो बिल्कुल पिछला ही सवाल था, तो फिर रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, है ना भाई। तो ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए आप फटाक से रेडी हो जाइए और मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। साथ ही साथ फिर से एक सवाल देखा जाए और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हमें क्या करना है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके भाई। तो मैं आपके लिए जो अगला क्वेश्चन लेता हूँ वो ये है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। बिंदु P और Q, अच्छी बात। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि बिंदु P और Q त्रिभुज ABC के क्रमशः AB और AC भुजा पर, क्रमशः AB और AC भुजा पर इस प्रकार से स्थित हैं कि, इस प्रकार से स्थित हैं कि खंड PQ भुजा BC के, खंड PQ भुजा BC के समानांतर, पैरेलल के समानांतर होता है। अच्छी बात है भाई, समानांतर होता है। आगे क्वेश्चन में लिखा गया, अगर AP अनुपाते PB, अगर AP अनुपाते PB का अनुपात 1:4, 1:4 है और त्रिभुज, आगे इन्होंने हमें जो जानकारी दी वो ये कि और त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल यानी एरिया देते हैं ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तो समलंब यानी ट्रेपीजियम, तो आगे लिखा गया तो समलंब PQCB का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, इस खूबसूरत सवाल के बारे में अगर बात करनी भाई, तो निश्चित तौर पे हम लोगों को थोड़ा ध्यान से समझ लेने की आवश्यकता है। इस प्रश्न की बात अगर मैं करूं तो देखो, पहले हमें क्या क्या पता है। और ये अगर क्वेश्चन देखें हम तो कहते हैं कि भाई P और Q ये 2 पॉइंट्स हैं और ये कहाँ है, ट्रायंगल ABC पर है। और ये AB और AC जो भुजाएं हैं, ऐसे ही इनको सेट किया गया, रखा गया कि इनका जो खंड PQ है BC के पैरेलल है, समानांतर है। अगर इनका जो रेशियो दिया गया AP अनुपाते PB, तो ये 1:4 है। ये हमारे लिए बहुत काम का पॉइंट है। और इतना ही नहीं, ट्रायंगल APQ का एरिया भी हमें 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पता है। तो हमारा आपका क्वेश्चन क्या है, समलंब PQCB का एरिया कितना होगा। इसे अच्छे से समझने के लिए इसका डायग्राम बना दूं तो आपको बहुत इजी वे में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले मैं इसका डायग्राम ही ड्रॉ करता हूं आपके लिए, बाकी काम हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आपके लिए ले लिया ट्रायंगल ABC। चलो ABC हो गया। इस पर आपका कहना है कि AB और AC भुजा पर, तो AB ये है, AC ये है, ठीक है। AB और AC पर 2 पॉइंट थे P और Q, तो ये कहीं पर ही होंगे। एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है, ये यहाँ पर है। चलो भाई, अब आगे आप ये कह रहे हैं कि इस प्रकार है कि खंड PQ BC के पैरेलल, क्या बात है, खंड PQ ये है PQ और ये पैरेलल किसके हैं, BC। तो P की पैरेलल BC है। इससे हमारा सारा काम ही हो गया भाई। अब देखिएगा कि जो AP है, डियर स्टूडेंट्स, AP ये है, ये दिया गया 1, तो इसका रेशियो 1 हो जाएगा। साथ ही साथ देखो PB ये है और PB का ये दिया गया 4 है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सबको कोई टेंशन ना हो तो AP का 1 और PB का 4, ये दोनों जोड़ दूं तो AB का कंप्लीट 5 आ जाएगा। बोलो, एग्री करते हो आप मेरी बात से। तो यहाँ से हमने ये 5 निकाल लिया। अब थोड़ी 1 मिनट मेरी बात समझने की कोशिश करो। यहाँ पे इतना एक घटना और घटी, इन्होंने जो त्रिभुज APQ है, तो डिस्टेंस APQ ये है, तो जो ये APQ देख पा रहे हो आप, इसका एरिया एक्चुअली लिखा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए ना, ये जो बच रहा है आपके पास PQ, ये वाला सेक्शन, टेस्टेंट्स, इसमें तो कोई शक नहीं कि अपने आप हमारे पास ट्राइपीजियम हो गया, ये समलंब चतुर्भुज हो गया। और इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, ये प्रश्न है आपका। यहाँ तक क्लियर है। मैं एक बात समझता हूँ कि अगर आप लोग एग्री हों तो ये जो हमारे पास ट्रेपीजियम नज़र आ रहा है ना, इसका एरिया पाने के लिए तो मैं एक बात बता दूं कि सीधे आप लोग ऐसे कह देना कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होगा कि त्रिभुज ABC का एरिया निकाल दूं। तो मैं लिख देता हूँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस, बताओ अगर इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज आपका है ये वाला, यानी APQ के क्षेत्रफल को हम निकाल दें तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं वही करूँगा, माइनस त्रिभुज हो जाएगा APQ का क्षेत्रफल बराबर मेरा आंसर। ये लाइन हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर कर ली और यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है। अब डाउट भी कैसे होगा, मुझे एक बात बताओ फ्रेंड्स कि ये वाला तो पहले से मजा आ गया। अरे वाह, मज़ा आ गया गुरु, क्योंकि ये तो 4 सेंटीमीटर पहले से है। तो हमारे पास अब फिर काम ही क्या बचा, कोई काम नहीं बचा। ABC का क्षेत्रफल दे दो, उत्तर ले लो। कैसे, ऐसे। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि चूंकि अब देखो PQ पैरेलल BC के है, तो PQ पैरेलल BC के है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज ये वाला APQ, तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल ये बटे हो जाएगा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर।
डियर स्टूडेंट यहां से ये हो जाएगा AP का स्क्वायर अब बटे ये कंप्लीट लो AB का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे AB का ये कितना है, सिर्फ 1 है, बट जब AB का होगा तो हम लोगों ने कहा था 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। तो बटे हमारा फिलहाल हम AB का स्क्वायर लिख देते हैं, आपको डाउट ना हो। अब थोड़ा ध्यान देना, ये वाला एरिया ऑलरेडी हमको 4 पता है, सो हमने लिख दिया 4 बटे, यहाँ से लिख दिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर। देखो AP का मान यहीं से पता है कि 1 है, एग्री हो। AB का मान वहीं से पता है 5 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं चाहता हूं कि 1 का स्क्वायर 1 लिखो और 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई। इसलिए त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखो 25 चौक कितना होगा, 4 गुणे 25 करो तो 25 चौक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब तो कोई टेंशन नहीं है। तो पूरे ABC का जो एरिया निकल के आया 100 आ गया, और 100 में से अगर 4 घटा दो तो ये एरिया कितना बच गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, समझ में आ गया आपको। तो सीधे सीधे कह देना कि जो क्वेश्चन मार्क हमने लगा रखा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर त्रिभुज ABC का 100 निकल के आ गया, ये 4 है, तो 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर। समझ में आ गया आप सबको, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। मैंने क्या किया आपको पता है ना, सवाल इन्होंने दिया देने दो। मैंने सिर्फ एक काम किया है कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में से हमने त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल निकाल दिया। तो जो समलंब चतुर्भुज हमारे पास PQBC बच रहा था, उसका एरिया निकल के आ जाता। ये आपके सामने सॉल्यूशन है और समझ में आपको आ जाएगा। नहीं आएगा तो वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, ज़रूर आपके समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ूँ, अनुमति है भाई? ठीक है। और आप सबको क्लास में मज़ा आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की? आराम से एंजॉय लेके पढ़ते रहिए। बस एक एक चीज़ अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन ही आपका अंतिम उद्देश्य है, वो पूरा होना चाहिए। बाकी तो संसार आना और जाना है, बस इस रंगमंच पे आपको ज़रा अपनी धाक जमाना है, तो जमाते रहो, अगला सवाल लगाते रहो। मैं अब आपके लिए अगला क्वेश्चन जो करने जा रहा हूँ वो भी बहुत ही मस्त सवाल है। क्या है, लिखो जरा। एक वृत्त, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। तो यहाँ लिखा गया एक वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल, अच्छी बात है। एक वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल एक बराबर है, ठीक है, एक बराबर है। व्यास की लंबाई का, ठीक है, डायमीटर, तो व्यास की लंबाई का विकर्ण की लंबाई, व्यास की लंबाई का विकर्ण की लंबाई से अनुपात यानी रेशियो से अनुपात का वर्ग, अनुपात का वर्ग क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, है तो बड़ा छोटा सा सवाल, ठीक है भाई, लेकिन अब इसे थोड़ा समझना तो पड़ेगा कि वास्तव में ये कहना क्या चाहते हैं। अगर मैं इनके इस क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा तो देखिए बहुत क्लियर सवाल आपको। एक वृत्त है और एक वर्ग, यानी सर्किल है और एक स्क्वायर है। इनका जो एरिया है वो आपस में इक्वल है, दोनों बराबर है, ठीक, कोई बात नहीं। व्यास की लंबाई, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है, तो यानी व्यास हमारे पास हो जाएगा 2 गुणे r। वर्ग करना होगा तो हम स्क्वायर कर लेंगे, वो अलग की बात है। इसी प्रकार से जो वर्ग का विकर्ण है, आप याद करिए, नहीं याद है तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, वहाँ पे हमने वर्ग का विकर्ण अच्छे से निकाल के आपको समझाया है। और किसी भी वर्ग के विकर्ण को निकालने का फार्मूला होता है √2 गुणे भुजा होता है, ठीक है। हमें इन दोनों के बीच में रेशियो बताना है। कैसे बताना है, पहले एक जरा क्वेश्चन क्लियर कर लेता हूँ। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू व्यास की लंबाई और विकर्ण की लंबाई से अनुपात का वर्ग क्या होगा, तो इसका मतलब है 2r
का स्क्वायर अनुपात है। ये हो जाएगा √2 इंटू ए का स्क्वायर। ये क्या निकल के आएगा, ये हमें आपको फाइंड करना है। ये हमने अपना क्वेश्चन क्लियर कर लिया। अब आप बताइए आपको क्या चाहिए। आप कहोगे सर हमें तो सिलेक्शन चाहिए, बहुत अच्छी बात। यहाँ क्या चाहिए, तो आपको एक चीज़ याद आ रही हो कि यार रेडियस पता होती और ये साइड पता होती तो मेरा काम हो जाता। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई ने बोला है वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, बोलो पाई आर स्क्वायर, और वर्ग के क्षेत्रफल होते हैं भुजा का वर्ग यानी ए स्क्वायर। अब यहाँ से फ्रेंड्स एक बात बता दो कि अगर मैं इसे आगे डेवलप करके कह दूँ आर स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर, बताओ ये मल्टीप्लाई तो नीचे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/पाई के। बोलो एग्री करते हो। तो ऐसी स्थिति में मैं ये कहता हूँ कि अब पाई का मान तो 22/7 होगा। तो अगर 1/22/7 है तो एक्चुअली क्या मैं इसे 7/22 लिख दूँ? तो मेरे मित्रों को कोई डाउट है? बोलो भाई। तो नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। अब मैं अगर ये कह दूँ कि मैं लिखना चाहता हूँ कि R/A बराबर, अब 7 के लिए क्या करेंगे, √7, अब 22 का √22 हो जाएगा। बोलो यस और नो। अगर यहाँ तक श्योर हो तो अब देखो बड़े मज़े के साथ आपने किसका मान निकाल लिया, ये R की वैल्यू है। ये किसका आ गया, वर्ग की साइड आ गई, यानी उसकी भुजा आ गई। अब तो अपने अच्छे दिन आ गए। अब क्या करना है, अब तो बस अपना यहाँ से आगे क्वेश्चन को डेवलप कर दो, कह दो इसलिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू। भाई जब क्वेश्चन मार्क बराबर लेके आओगे तो 2R, अच्छा लगा 2 इंटू R। देखो R की वैल्यू √7 है, चलने दो। √7 का स्क्वायर इज 2, √2 पहले से मेरे पास, इंटू ए की वैल्यू संजोग से आ रही है √22 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर आप सबको? यस फ्रेंड्स, अगर मैं एक बात आप सबसे यहाँ पे कर लूँ तो देखो, अब यहाँ जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे भैया ये देखो 2 दूनी 4 और ये √7 के स्क्वायर कर दोगे तो करनी हट जाएगी, तो 4 7 28 लिख दो, चलेगा। और नहीं लिखना चाहो तो 4 × 7 लिख दो, 2 दूनी 4 × 7 अनुपात 22 दूनी 44 होगा, 44, लेकिन करनी के अंदर है, स्क्वायर होगा तो करनी हट जाएगी, तो ये आपका 44 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। हम लोग कितने अच्छे, किसी से छुपा नहीं है, तो यहाँ 4 से काट दो 11 आ जाएगा। तो रेशियो आ गया 7:11 और ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बोलिए समझ में आ गया? यदि आ गया तो ठीक है भाई, यस। और फिर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आराम से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? सब लोग प्रसन्न हैं, अच्छी बात है। तो अगर आप प्रसन्न हैं तो हमें ज़रा आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए। चलिए एक अगला क्वेश्चन फटाफट लिख लेते हैं हम लोग और फिर उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया जाए। ये सारे क्वेश्चन आपके फ्यूचर के जितने कंपटीशन हो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, सो इनको अच्छी तरीके से आप सॉल्व किए रहिए। आराम से, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं। एक बार इतने अच्छे से करिए कि जिस परीक्षा में बैठिए सिलेक्शन लेके आ जाइए, बस। इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाएगा अपनी क्लास का, और वो ये है कि एक समभुज त्रिभुज शब्द का प्रयोग किया गया। इसका मतलब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं। एक यहाँ पर लिखा है कि एक समभुज त्रिभुज, ठीक है। तो एक समभुज त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, की ऊंचाई क्या होगी जिसकी भुजा क्या होगी, जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। अब भाई ये तो सबसे इजी सवाल, इसमें क्या समय दिया जाए, फटाफट सॉल्व कर लो। हमारे लिए यहाँ पे याद रखना समभुज त्रिभुज का मतलब होगा समबाहु त्रिभुज से। यस फ्रेंड्स, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जानते ही हो। तो अगर हमने यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की बात कर दी तो चलो भाई ठीक है, ABC हो गया, सारी साइड्स इसकी A हो गई क्योंकि सभी आपस में इक्वल होंगी। हमने इसकी हाइट ले ली या लंब ले लिया।
प्रश्न में ये पूछा गया उसकी ऊंचाई ये क्या होगी। तो आपने पढ़ा है कि इसकी ऊंचाई होती है √3/2 इंटू ए के। याद आया? बस याद आया तो इसी पे वैल्यू उसको पुट कर दीजिए और मज़े से अपना आंसर ले लीजिए। √3/2 इंटू, यहाँ से गौर कीजिएगा तो ए, इसकी जो भुजा है वो पहले से 12 सेंटीमीटर हमें दी गई है। सो यहाँ 12 करिएगा, 2 छक 12, तो ये हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आप सबको? समझ में आ गया भाई? चलिए फटाफट इसे सॉल्व कर लीजिए और हम आज अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।